Morning, children. Today we are going to read the first chapter of Political Science, class 7th. Why democracy? How many of you know what do you mean by democracy? Already we covered this type of chapter in the class 6. So, democracy means Loktantra. To understand the reason behind the formation of a democratic form of government, it is essential to study about the different forms of the government prior to democracy and the problems associated with such governing system. जैसे कि अगर लोकतंत्र के बारे में अगर हमें जानना है तो लोकतंत्र सरकार के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा, उसके बारे में जानना पड़ेगा कि किस तरीके की सिस्टम्स को वो फॉलो करते हैं, किस तरीके के प्रॉब्लम्स से वो घिरे हुए रहते हैं वगैरह वगैरह. तो हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव ऑफ द डेमोक्रेसी, अगर इतिहास के बारे में देखें, द वर्ड डेमोक्रेसी ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स डेमो मीन्स पीपल एंड क्रेटोस मीनिंग पावर. अर्थात डेमो का मतलब होता है, डेमो के जो ग्रीक शब्दों में आता है, डेमो का मतलब होता है लोग, प्रजा, या क्रेटोस का मतलब होता है पावर. इसीलिए लोकतंत्र बनता है, इससे पावर उनको दिया जाता है, सामर्थ्य दी जाती है, सक्षम दिया जाता है. बिफोर डेमोक्रेसी देयर वर वेरियस फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट लाइक मोनार्ची, डिक्टेटरशिप एटसेट्रा. डेमोक्रेसी कंट्री बनने से पहले या डेमोक्रेसी सरकार बनने से पहले, लोकतंत्र सरकार बनने से पहले हर देश में, अगर भारत की बात करें तो पहले क्या था, मोनार्ची, राजाओं का शासन था. उसके बाद डिक्टेटरशिप, जैसे कि एक छत्रवादी, एक लीडर होता है और वो सारी प्रकार का डिसीजंस लेता है. However, due to the cruel and many time irrational decisions of the ruling class, the people in general became restless and disappointed, and it led to the gradual decrease of such form of the government. जैसे कि हमने बात करा, मोनार्ची और डिक्टेटरशिप वाली जो सरकार है, ये सरकार में सबसे ज़्यादा लोग क्या बोलते हैं, कठोर बनते हैं. ये अपने हिसाब से राजा किसी के भी चाहे अत्याचार कर सकता है. डिक्टेटरशिप में जैसे कि हिटलर था तो किसी के ऊपर भी चाहे अत्याचार कर सकता है. तो लोग इसके ऊपर असंतुष्ट होने लगे और ऐसी सरकार का जो प्रभुत्व था वो धीरे धीरे कम होने लगा. इन सच सिस्टम देयर वर अनफेयर मीन्स फॉर अचीविंग कंट्रोल ऑफ द पावर एंड सच अनफेयर मीन्स एड टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल. अनफेयर मतलब होता है कि लोगों के ऊपर कोई अन्याय अगर करेगा, जैसे कि मोनार्ची में और डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट में होता था, तो उसके ऊपर कोई आवाज़ नहीं खड़े कर सकता, आवाज़ नहीं उठा सकता, क्योंकि उसके ऊपर सरकार क्या करेगा कि अपना अधिकार जमाएगा और उस व्यक्ति को सजा दे सकता है. तो लोग इसी वजह से समस्याओं से बिल्कुल ऊब चुके थे कि उनका कोई न्याय नहीं हो पा रहा था. देयर वर नो राइट्स एंड नो फ्रीडम फॉर द पीपल. और उसी सरकार में, अर्थात मोनार्ची और डिक्टेटरशिप में, ना तो जनता को कोई प्रकार का अधिकार मिलता था, ना तो उन लोगों को आज़ादी मिलती थी. दे वर फोर्स टू फॉलो द रूल्स मेड बाय दर गवर्निंग बॉडीज़. अब जैसे कि मोनार्ची में और डिक्टेटरशिप में जो भी प्रकार का रूल्स बनेगा, जो भी प्रकार का संविधान बनेगा, उस चीज़ को फॉलो करना एक आम जनता के लिए ज़बरदस्ती का काम था. उनके पास मजबूरी ये था कि उनको फॉलो करना ही है. देन केम द कॉन्सेप्ट ऑफ द डेमोक्रेसी एंड इट कैन बी ट्रैक्ड बैक टू एंशिएंट ग्रीस, वेयर द पीपल यूज्ड टू गैदर एट वंस प्लेस टू exercise their powers directly in the deciding matters of the state. This was called the direct democracy. इसके बाद आया कि जैसे कि मोनार्ची और डिक्टेटरशिप के बाद एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी आया. जिस डायरेक्ट डेमोक्रेसी में किसी भी डिसीजंस को लेने के लिए सारे के सारे लोग इकट्ठा जमा होंगे और उसके ऊपर वो निष्पत्ति लेंगे, उसके ऊपर वो डिसीजंस लेंगे. दिस वाज कॉल्ड डायरेक्ट डेमोक्रेसी. एट दैट टाइम द स्टेट्स वर स्मॉल but the gradual increase in populations, the concept of representative democracy was introduced and the system of voting started. इसी वजह से जब देखा कि इसी डायरेक्ट डेमोक्रेसी में लोगों की संख्या बढ़ रही है, जनसंख्या में उन्नति हो रही है, तो उसके बाद उन्होंने डिसीजन ये लिया कि क्यों ना हम अपना एक रिप्रेजेंटेटिव को खड़े करें और उस रिप्रेजेंटेटिव को हम चुनें जो हमारे तरफ से वो डिसीजन लेगा. उसी से शुरू हुआ वोटिंग की प्रथा.
अब वोट देकर वो अपना रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव इनका सरकार के तौर पर वो काम कर सकते हैं। डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स, अब कैसे कैसे गवर्नमेंट होते हैं, सरकार होते हैं। जैसे कि मोनार्ची के माने में बताया कि मोनार्ची में हैज़ अ किंग, क्वीन, एम्परर एंड एम्प्रेस। अब मोनार्ची में ये होता था कि या तो राजा या तो रानी या तो और कोई महासम्राट, ये क्या करते थे, सरकार बनाते थे। ये अपने हिसाब से एक मंत्रिमंडल का निर्माण करते थे और वो मंत्रिमंडल को जो प्रकार के नियम दिए जाते थे वो नियम पूरे देश में लागू होते थे। देन सेकेंडली here written, I am going as briefly because it's impossible to explain you word to word. So monarchy I already declared. Then dictatorship, in a dictatorship one person called a dictator who has absolutely power। वो डिक्टेटरशिप में एक व्यक्ति को सभी प्रकार के पावर दिए जाते थे और वो पावर का वो इस्तेमाल करता था। इन दिस फॉर्म अब गवर्नमेंट पावर इज एक्चुअली ऑब्टेन फोर्सिबली। अब ऐसे सरकार में जैसे डिक्टेटरशिप में सबसे ज़्यादा विपत्ति का कारण ये होता था कि जो भी नियम कानून वो एक व्यक्ति बनाता था उसको ज़बरदस्ती से लागू करने के लिए किया जाता था। अ कंट्री इज रूल्ड बाय अ सिंगल लीडर, एक देश एक ही व्यक्ति के द्वारा शासित किया जाएगा। एंड पीपल आर नॉट अलाउड एनी काइंड ऑफ फ्रीडम, और लोगों को आज़ादी नहीं होती थी कुछ भी करने के लिए। और उस व्यक्ति के बारे में कहा जाता था कि जो भी डिक्टेटरशिप में लीडर बनता था उसके बारे में कहा जाता कि द आर्मी इज़ इन कंट्रोल। तो वो व्यक्ति यहाँ पर कहा जाता है कि हो सकता है आर्मी बैकग्राउंड से भी हो, ऊपर से उसके अंडर जितना भी सैनिक है वो सैनिक उस एक व्यक्ति के अंडर में होते थे। दिस सिस्टम ओरिजिनेटेड एट द टाइम व्हेन मोनार्ची वॉज टेकन ओवर बाय द पीपल हु कंट्रोल्ड द आर्मी। अब जैसे कि पहले जो सरकार था बनते थे अर्थात राजकीय शासन, तो वो राजकीय शासन के जाने के बाद ये डिक्टेटरशिप आ गया जिससे सारा देश का पूरा बागडोर एक व्यक्ति के हाथ में आ गया। जैसे कि मैंने कहा हिटलर के बारे में, जर्मन के ऊपर वो राज करता था। देन थर्ड इज कॉल्ड कम्युनिज्म। तीसरी बात जो हमारे लिए जानकारी का विषय है वो ये है कि कम्युनिज्म, किसके बारे में, कम्युनिज्म के बारे में। कम्युनिज्म मतलब होता है साम्यवाद। कम्युनिज्म इज अ सिस्टम इन विच देयर इज लिटिल और नो प्राइवेट ओनरशिप, प्रॉपर्टी इज हेल्ड बाय द कम्युनिटी रादर देन बाय इंडिविजुअल। कम्युनिज्म इज अ सिस्टम, कम्युनिज्म इज अ सिस्टम। जैसे कि कम्युनिज्म के बारे में अगर हम बात करें तो कम्युनिज्म is a system in which there is little or no private ownership's property is held by the community rather than by the individual. All economic activities are controlled by the government, including things like what crops are grown, what goods are manufactured, and to whom they are sold and at that price. अब जैसे कि कम्युनिज्म के तहत अगर बात करें साम्यवाद, इसके तहत क्या आता है कि किसी भी व्यक्ति के पास कोई भी संपत्ति हो या कम्युनिटी के पास हो तो उसके बारे में अकेले में डिसीजन नहीं ले सकते। आपको उसके बारे में जो भी चीज़ें हैं पूरी तरह से साम्यवाद के अनुसार लिया जाएगा कि कितना कैसे कंट्रोल किया जाए और कितने प्रकार कितने मात्रा में खेती होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें का निर्माण होना चाहिए, क्या बेचना चाहिए और कितने दाम में बेचना चाहिए। द डिसीजंस मेड बाय कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आर दोज that are normally made by the private individuals in non-communist countries। अब यहाँ पर जो कम्युनिस्ट सरकार होती है, तो जैसे कि डिक्टेटरशिप मैंने बताया, डिक्टेटरशिप के बाद जर्मन में आया कम्युनिस्ट सरकार। तो कम्युनिस्ट सरकार में क्या होता है कि आपको आज़ादी नहीं मिलती है, आपका हर प्रकार का डिसीजंस, आज जैसे कि आप लोग प्याज बेचना चाहेंगे तो 20 रुपये नहीं मिलेगा तो नहीं बेचेंगे, पर वो समय कम्युनिस्ट में क्या होगा कि सरकार तय करेगा, वहाँ पर वो कम्युनिस्ट ही सरकार तय करेगा कि कितना में बेचना है, कितना खेती आप उत्पादन कर सकते हैं। कार्ल मार्क्स हुज बिलीव फॉर्म अ फाउंडेशन ऑफ कम्युनिज्म। कार्ल मार्क्स, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आर यूजुअली अ फॉर्म ऑफ totalitarianism and traditionally allow only approved candidates to stand for elections, and there is usually little or no choice of a candidate at an election।
देन कम्युनिज्म के बाद हमारा हाथ में आता है समझने के लिए डेमोक्रेसी. सो अप टू दिस लेवल गाइस, टुडे वी डिस्कस रिगार्डिंग आर दिस चैप्टर व्हाई डेमोक्रेसी. So we will continue the next paragraph from the next class. So have a great day. Don't forget to read the whole chapter up to your page number 99 to 100. That up to the last paragraph you have to read at your home for your reading comprehensions. Have a great day.